जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम सभी कवर करने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है और यहाँ से 2 से 5 नंबर तक आपका पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक व वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में वर्णित है। अब आपके ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 6। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है वह भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को ध्यान रखना है कि संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। अब दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अब आपके ऑप्शंस हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स है उससे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा पहली बार मान्यता प्रदान की गई, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स है वह आप सभी को ध्यान रखना है कि मूल अधिकार, जिसे हम लोग आमतौर पर मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, उसका सर्वप्रथम विकास जो हुआ था वह ब्रिटेन में हुआ था। दोस्तों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में हुआ था। अब आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जब 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था, यानी कि 1215 ईस्वी में जो ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट थे वो थे जॉन, और उन्हें ब्रिटिश जनता के द्वारा प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। और दोस्तों, आगे आप सभी को यह याद रखना है कि मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो मौलिक अधिकार है उसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और दोस्तों, आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है, भारत के मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसे भी आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित या प्रकाश युक्त भाग कहा है। आपके ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक प्रकाश युक्त भाग माना है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसमें ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है उसे डॉक्टर BR अंबेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है। आप सभी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को हृदय या आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है, तो इसे आप सभी को ध्यान रखना है कि उन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है।
अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों इसमें आप सभी के ऑप्शंस हैं 6, 7, 4, 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है, जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 प्रदान की गई थी। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल मिलाकर 6 है, जिसमें से आपका संपत्ति का अधिकार घटा दिया गया था वर्ष 1978 में। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या आपका कुल मिलाकर 6 हो जाएगा। आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था और इनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान था उसमें मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार शामिल थे और इसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और अब केवल 6 मौलिक अधिकार ही भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, अब आपके ऑप्शंस हैं, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और आपका ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार था वह मूल संविधान का हिस्सा था, यानी इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसमें ध्यान रखना है कि भारत का जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स जो थे वह भारत का जब संविधान निर्माण हुआ था उसी समय भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट जो याद रखना है कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है और जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान है वह भारत के संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ और यह दिन यानी कि 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। तो इसे भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनी करने योग्य है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनी यानी कि लागू करने योग्य है। आपके ऑप्शंस हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी है आपका मूल अधिकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स है वह न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आप सभी को की पॉइंट नोट करना है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार होता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास यह निश्चित करने का अधिकार होता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को स्टार लगा लेना है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का निलंबन कौन कर सकता है। अब आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट नोट कर लेना है कि राष्ट्रीय आपात के समय यानी कि नेशनल इमरजेंसी के समय अनुच्छेद 359 के अंतर्गत सिर्फ मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है।
तो दोस्तों आप सभी को इसमें याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी के समय अनुच्छेद 359 के अंतर्गत सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर और सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा हो सकता है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, यानी कि आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसे प्रदान किया जाता है। आपका क्वेश्चन यह आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है, यानी कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट से संबंधित विषय हो उसे आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार लगाना है कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है राइट टू इक्वलिटी भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 का वर्णन किया गया है उसके 5 अनुच्छेदों में राइट टू इक्वलिटी का वर्णन किया गया है, यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि मैं क्वेश्चन कराने के बाद उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट होता है वह क्यों कराता हूं? दोस्तों इसलिए आप सभी को की पॉइंट नोट कराया जाता है कि इससे आप सभी का क्वेश्चन के साथ साथ और जितने भी इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसके साथ साथ आप सभी का बेस तैयार होगा, जिससे आप सभी जीएस में अच्छा मार्क कर पाएँ। इसलिए आप सभी को इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स नोट करा दिए जाते हैं। अब दोस्तों इस की पॉइंट में आप सभी को ध्यान रखना है कि समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी जो है वह 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कहीं नोट कर लेना है कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार है और उसी में से एक है राइट टू इक्वलिटी, और जो भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को गारंटीकृत है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। यह भी आप सभी को नोट कर लेना है। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। तो दोस्तों चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विधि के सामने समानता का अधिकार है। आपके ऑप्शंस हैं नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी है सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी है राजनीतिक अधिकार। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है विधि यानी कि लॉ के सामने समानता का अधिकार है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि लॉ के सामने जो समानता का अधिकार है वह एक नागरिक अधिकार है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि भारतीय संविधान का भाग 3 के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 को समता के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है, मतलब कि यही अनुच्छेद जनता को समानता प्रदान करेंगे। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अब आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 18। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है वह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी याद रखना है कि अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है।
और अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों इसे भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो अलंकरण यानी कि उपाधि प्रदान किए जाते हैं वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किए जाते हैं। अब आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 23। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 18 है उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अब आगे आप सभी को की पॉइंट ध्यान रखना है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान दिया जाता है उसके सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब दोस्तों इसमें आप सभी को यह ध्यान रखना है, अगर कोई विदेशी राज्य भारत के किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान करता है तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा बिना सहमति के उस उपाधि को स्वीकार नहीं करना है। अब आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेंगे। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत यानी कि गारंटीड हैं। अब आपके ऑप्शंस हैं 10, 8, 6, 4। दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़ लेना है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत या गारंटेड हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत या गारंटेड हैं। अब दोस्तों जो 6 स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णन किए गए हैं वह आप सभी को देख लेने हैं कि पहला हो जाएगा आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और दूसरा हो जाएगा आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा इसमें आपका हो जाएगा संगम या संघ बनाने का अधिकार, और चौथा इसमें आपका होगा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसमें कहीं पर भी बिना किसी अवरोध के घूमने का अधिकार है। और आपका 5वां नंबर है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार, और इसमें आपका 6वां विलोपित हो गया है यानी कि डिलीट कर दिया गया है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। आपके ऑप्शंस हैं 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, ऑप्शन डी है 25 से 30। दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो राइट टू फ्रीडम है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णन किया गया है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस हैं केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन डी है आपका कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अब दोस्तों आगे आप सभी को यह ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है, जो कि आपका पहला है कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा है आपका न्यायपालिका। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आप सभी को नोट कर लेना है कि भारतीय संविधान में
राज्य की जो शक्तियाँ हैं उन्हें कुल मिलाकर 3 भागों में बाँटा गया है और यह 3 भाग हैं आपके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और इसके अनुसार विधायिका का जो काम है वह है विधि निर्माण करना और जो कार्यपालिका का कार्य है वह है काम विधियों का कार्यान्वयन। यानी कि कार्यपालिका का जो कार्य है वह है विधियों का सुचारू रूप से संचरण करना। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से आर्टिकल द्वारा व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 21 के द्वारा विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अब आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14 से 18 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक, आर्टिकल 23 से 24 तक, ऑप्शन डी है आपका आर्टिकल 25 से 30 तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 व 24 है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसमें ध्यान रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 23 व 24 है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी भारत के नागरिकों को या विदेश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जाएगा एवं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और न ही किसी प्रकार की बेगार, बलात् श्रम, मानव व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी करवाई नहीं जाएगी। यह सभी भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 व 24 में वर्णन किए गए हैं। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं 17, 19, 23, ऑप्शन डी है 24। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स है उसके आर्टिकल 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यह नोट कर लेने हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, ऑप्शन डी है 20 वर्ष हो। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि कारखानों यानी कि फैक्ट्रीज तथा खानों यानी कि कोल माइंस या अन्य जो माइंस हैं उसमें कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो। तो आप सभी को याद रखना है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या वयस्क को कारखानों अथवा खानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आप सभी को पूरा देखना है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वह आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक और वीडियो पूरी देखनी है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 17। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 20 है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में। अब आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 23 to 24, ऑप्शन डी है आपका आर्टिकल 25 to 28। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है।
अब आपका अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित, यानी इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यह नोट कर लेने हैं। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ऑप्शन डी है आपका आर्टिकल 27। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है उसके अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कई बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। आप सभी से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत माइनॉरिटी को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। अब आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 23, आर्टिकल 29 व 30, आर्टिकल 32, ऑप्शन डी है आपका आर्टिकल 32 to 39। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 व 30 है उसमें अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन से संबंधित अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से वर्णन किया गया है। अब आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, ऑप्शन डी है आपका आर्टिकल 35। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को नोट करना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से बताया गया है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं डिक्री, अध्यादेश, ऑप्शन सी है समादेश जिसे हम लोग रीड कहते हैं, ऑप्शन डी है अधिसूचना। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप सभी को क्वेश्चन समझ लेना है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि समादेश या रिट जारी किया जा सकता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा समादेश या रिट को जारी किया जा सकता है। दोस्तों इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह आप सभी को नोट करना है कि संविधान में उल्लिखित 5 न्यायिक रिट इस प्रकार हैं। 5 न्यायिक रिट नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। उनमें से आपका पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो जाएगा परमादेश, तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध और चौथा हो जाएगा अधिकार इच्छा और पांचवा हो जाएगा आपका उत्प्रेषण। तो दोस्तों यह आप सभी को नोट कर लेना है और इन रिटों को उच्च न्यायालय भी संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत निकाल सकता है। तो दोस्तों यह भी आप सभी को नोट कर लेना है कि हाई कोर्ट भी संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इन 5 प्रकार के रिटों को जारी कर सकता है। अब दोस्तों आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ऑप्शन सी है आपका प्रतिषेध, ऑप्शन डी है परमादेश। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल जो फ्रीडम होता है उससे संबंधित कौन है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन ए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वह पर्सनल फ्रीडम से संबंधित। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि इंग्लैंड में इसे हेवियस कॉर्पस कहते हैं।
दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसे इंग्लैंड में हैवियस कॉर्पस कहते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जिसको लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और इसमें व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों एवं वैधता की न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। और इस रीट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, और जिससे व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारणों का परीक्षण किया जा सके। और इस प्रकार यह रीट नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। अब आपके ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह कानूनन अधिकार है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आप सभी को की पॉइंट नोट कर लेना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार वर्णन था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 था वह संपत्ति के अधिकार का वर्णन करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। तो दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। आपके ऑप्शंस हैं केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद। ऑप्शन सी है गोलकनाथवाद। ऑप्शन डी है आपका सज्जन कुमारवाद। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो इसे आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों इससे संबंधित आगे आप सभी की पॉइंट भी याद रखना है कि अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 7 और 6 के बहुमत से कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल तत्व से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप सभी को नोट कर लेना है कि अप्रैल 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, उसे 7-6 के बहुमत से कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल तत्व से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो दोस्तों यह रही आज की आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।